हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम रोट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के ऑलरेडी 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज 61 से करते हैं। एक आपको ना बलून दिया था जो आराम से एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है। और इसमें 2 मोल हीलियम दे रखी थी और 30 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर दिया था। और इसको आप स्लोली 35 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हो। तो तुमसे हीट पूछा है कितनी होगी। अब यहाँ पे वैसे एक ना थोड़ा सा कैच पॉइंट है कि जब मैंने आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस बनाई बताई थी, तो तुम्हें ये बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस बड़ी स्लो होती है और एडियाबेटिक बहुत फास्ट होती है। तो ये स्लोली वर्ड को देख के कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे कि आइसोथर्मल तो नहीं है। लेकिन अगर आइसोथर्मल रही होती तो फिर टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट होता। टीएम समझ में आ रहा है। आइसोथर्मल जी बड़ी सर। स्लो होती है और एडियाबेटिक बहुत फास्ट होती है। तो स्लोली वर्ड को देख करके कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि आइसोथर्मल तो नहीं है, तो फिर टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट होता। ठीक। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये कह रहा है कि ये एक्सपेंड हो सकती है आराम से। तो इसको तुम्हें आइसोबारिक लेना पड़ेगा। समझ में आया। मतलब जो आराम से एक्सपेंड हो रही है, भी मैंने बताया था ना, आराम से एक्सपेंड हो रही है तो आइसोबारिक लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्यू के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे पहले। एन सी पी डेल्टा टी लगा दो, बस हो गया। एन आपको 2 दे रखा है और हीलियम मोनो एटॉमिक है। तो मोनो एटॉमिक का सी भी तुम जानते होगे, 5/2 R होता है। और डेल्टा टी कितना हो गया, 30 से 35 मीन्स 5 हो गया, बस हो गया। क्यों, 25 R आ गया मेरे ख्याल से। समझ में आ गया टीएम। तो स्लोली से कंफ्यूज मत होना। हाँ। नेक्स्ट 62। एक ही कंटेनर दिया हुआ है और इसको रखा हुआ है 300 केल्विन पे। इसमें 2 मोल्स तो हीलियम के हैं और 1 मोल आर्गन का है। तो इसमें तुम्हें दोनों गैसेस की वी आर एम एस का रेशियो फाइंड करना है बस। अब सुनो, वी आर एम एस √3 RT/M होगा। नहीं है, वी आर एम एस 3 RT/M होगा। अब जरा देखो, दोनों गैसेस के लिए 3 R और T, ये तो सेम है ना दोनों गैसेस के लिए। इसका मतलब वी आर एम एस प्रोपोर्शनल टू 1/√M हो गया, बस हो गया। क्यों, इसका मतलब वी हीलियम अपॉन वी आर्गन, ये उल्टा हो जाएगा। √M आर्गन अपॉन M हीलियम। टीएम समझ में आया। आरएमएस स्पीड जी हो सर। गया 3 RT/M और 3 R और T सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोपोर्शनल टू 1/√M आ गया। उसके बाद चलते हैं 63। इसमें ना 3 आइडेंटिकल प्लेट्स रखी थी ऐसे, और एक का टेम्परेचर दिया था 3T। रादर उसके प्लेट के ऊपर रख लो तो ज्यादा अच्छा है। ये 3T दिया था और इसका टेम्परेचर दिया था 2T।
और इनको एज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी ट्रीट करना था। और इनकी कंडक्टिविटी के, ये बहुत ज्यादा हाई दे रखी थी। वेरी हाई का मतलब टेंडिंग टू इंफिनिटी हो गया, ध्यान रखना। तो तुमसे ये पूछा था कि ये इस वाली प्लेट का टेम्परेचर कितना होगा। अब देखो, इसका टेम्परेचर मान लो मैं T0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है कि एक बात बताओ ना, जितना नेट इधर रेडिएट हो रहा है उतना ही नेट इधर रेडिएट होना चाहिए ना। नेट रेडिएशन ये बता, इसको मैं पावर कह देता हूँ। एक बात बता, ये मान ले P1 है, ये P2 है, तो ऐसा नहीं लग रहा P1 और P2 इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बता जो है, दोनों पावर इक्वल होनी चाहिए ना। और पावर का जी मैंने सर। क्या फॉर्मूला दिया था, याद करो, कई बार आ चुका है। ER σT⁴ इंटू सरफेस एरिया, नहीं है, इंटू सरफेस एरिया। ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कैच पॉइंट है। पहले तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ना ER की वैल्यू 1 होगी, हाँ। और सरफेस एरिया तो दोनों में सब में कॉमन चल रहा है, उसको भी हटा दो। तो एक तरीके से बस ये σT⁴ रह गया अगर देखोगे ना। तो अब तुम्हें जो P1 लिखना पड़ेगा ना, वो क्या लिखना पड़ेगा, देखो सिग्मा, इसको ध्यान से देखना, 3T⁴ -T0 की पावर 4, ये लिखना पड़ेगा तुम्हें। बल्कि सिग्मा भी कॉमन ही था एक्चुअल में। इक्वल टू सिग्मा T0 की पावर 4 -2T⁴ ये बता, समझ में आया? ये थोड़ा सा कैच पॉइंट है। सिग्मा तो कैंसिल हो गया भाई। नेट रेडिएशन जो इतना इसमें आएगा ना, इस प्लेट में जो नेट रेडिएशन एंटर कर रहा होगा, इस प्लेट से नेट रेडिएशन बाहर निकल रहा होगा कि नहीं निकल रहा होगा, बता जो है। जैसे तू ये बता ना, ये है, देख बेटा, देख ये सेकंड प्लेट है, ध्यान से देखना। सेकंड प्लेट। अब देख, यहां पे ऊपर से गिरा, इसको मैं P1 कह दे रहा हूं, हाँ? और यहां से कुछ बाहर भी निकला, P2। अब यहां से P2 बाहर निकला, और इस पे लेकिन इस वाली प्लेट से कुछ इधर भी गिरा, P3। अब ये बता, इसमें P1 - P2, ये तेरे को ऐसा नहीं लग रहा P2 - P3 होना चाहिए? पहले ये बता, P1 - P2 इक्वल टू P2 - P3। बता, ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ये कैच पॉइंट है इसमें जो है, समझ गए ना। भाई ये वाली प्लेट क्या होगी ना, ध्यान से देखिए, ये जो सेकंड वाली प्लेट है, सेकंड वाली प्लेट इधर को भी P2 रेडिएट करेगी, इधर भी P2 रेडिएट करेगी। लेकिन यहां से P1 एंटर करेगा और इधर से P3 एंटर करेगा। ठीक। और अगर तुम ऑर्डर देखोगे ना, तो कैसा ऐसा होगा बेटा, P1 P2 से बड़ा होगा और P2 P3 से बड़ा होगा। और वो इसलिए बड़ा होगा बिकॉज इसका टेम्परेचर 3T है, इसका टेम्परेचर 2T है, और इसका कहीं मिड में है, T0। ये कह देगा। ये क्लियर हो गया नहीं हुआ, बता जो है, ये पॉइंट जी क्लियर सर। क्या होगा बेटा जो है, तो इसको देख लेना अच्छी तरीके से। 63 क्या है। नेक्स्ट चलते हैं 64। इसमें ना दो आइडेंटिकल रॉड्स पहले ऐसे रखी थी, बस केवल उनकी थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट थी, जैसे ये K था, ये 2K था। और इन दोनों के बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस दिया था।
और मान लो इधर को 9 सेकंड में क्यू हीट फ्लो कर रही थी। अब इन्हीं प्लेट्स को तुमने ऐसे रख दिया, ये के और ये 2 के, और इन दोनों के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस रखा है। और अब तुमसे टाइम पूछता है कितना लगेगा फॉर सेम हीट फ्लो, फॉर सेम हीट फ्लो। एक सेकंड, अगर फोन मिल जाता तो तुम सुनना मैं क्या सुना रहा हूँ। हेलो। अभी तुम्हें बड़ा मजा आता अगर फोन उनका रिसीव हो जाता। जो इसकी कहानी बताऊंगा तुम्हें क्या है, ये समझ में आ गया। बता, जो है के और 2 के ऐसे रखे थे और टेम्परेचर डिफरेंस सेम दिया था, 9 सेकंड में क्यू हीट फ्लो कर रही है, तो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में उतनी ही हीट फ्लो करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये तुमसे पूछा था। अब तुम एक बात बताओ, जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो एल अपॉन के होता है ना। और मैंने तुमसे कहा दोनों के लिए एल और ए, ये तो सेम है। इसका मतलब जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1/k होगा। पीयूष, समझ में आई बात? थर्मल रेजिस्टेंस 1/k के इक्वल होगा। ठीक। यस इसका सर। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका रेजिस्टेंस मान लो आर मानता हूं, तो फिर इसका रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। बता। नहीं, अगर मैं के वाले का रेजिस्टेंस आर मानता हूं तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे हो गया, ये आर है तो ये R/2 है। अब देखो, इस वाले केस में दोनों के दोनों सीरीज में है, राइट? तो इसका मतलब जो नेट रेजिस्टेंस है वो 3R/2 हो गया, ऐड हो जाएगा। और इस वाले में तुम्हें दोनों के दोनों पैरेलल में लग रहे होंगे, तो इसमें जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो R × R/2 अपॉन R + R/2। ठीक। तो जरा देखना ये कितना आ रहा है, R/3 आ रहा है क्या? चेक करना बेटा। यस सर। यस सर। कैलकुलेशन देख लो, हाँ सही है कि नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने। R/3 आ गया। तो अब मेरे को ये बताओ, जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो गया, जरा देख। रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो गया है? R/3 अपॉन 3R/2, इतने टाइम्स हुआ ना मेरे ख्याल से, क्यों? मेरे ख्याल से 2/9 टाइम्स हो गया, क्यों? सही है। रेजिस्टेंस 2.2/9 टाइम्स हो गया, मतलब रेजिस्टेंस एक तरीके से डिक्रीज कर गया। और एक बात बताओ कि अगर रेजिस्टेंस मान लो डिक्रीज कर गया तो जो हीट करंट होगी वो बढ़ जाएगी ना, टीएम। सर। बता, हीट करंट बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बता, जो है बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हीट करंट कितने टाइम्स हो जाएगी, 9/2 टाइम्स हो जाएगी, क्यों? लॉजिक से देखते हुए चलना, बस सीधे सीधे, क्यों? हीट करंट 9/2 टाइम्स हो गई। अब ज्यादा हीट फ्लो कर रही है तो उतनी हीट फ्लो करने के लिए टाइम तुम्हारा कम लगेगा ना फिर, क्यों पीयूष? अगर मान ले हीट करंट बढ़ गई है तो उतनी हीट फ्लो करने के लिए तुम्हें कम टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? बता जो है। तो इसका मतलब जो यस सर। टाइम होगा
लास्ट में वो 2/9 टाइम्स हो जाएगा। और पहले केस में 9 सेकेंड लगे थे, तो इसका मतलब 2/9 × 9, तो ये 2 सेकेंड लगेंगे, बस हो गया। टीएम बता, समझ में आया कि नहीं आया? पहले में क्लियर तेरे सर। सीरीज में दिख रहे होंगे, दूसरे में पैरेलल में दिख रहे होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल में तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस अगर कम हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, ध्यान रखना, तो ऑब्वियस सी बात है कि हीट करंट ज्यादा होगी। और मान लो हीट करंट ज्यादा हो जाएगी, तो फिर उतनी हीट फ्लो के लिए तुम्हें कम टाइम लगेगा, बस हो गया। अच्छा, ये जो मैं ज्यादा कम कह रहा हूँ ना, इसको थोड़ा मैं मैथमेटिकली भी समझा देता हूँ ना। तुम कहोगे सर वैसे कह दे रहे हैं, लॉजिक से कह दे रहे हैं, मैथमेटिकली भी समझाइए। तो देख, हीट करंट TD/R होता है कि नहीं होता, बता बता। हीट करंट TD/R होता है ना, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अब टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। अब जरा बताना, रेजिस्टेंस अगर मान ले 2/9 टाइम्स हो गया, मान ले, तो तेरे को लग ही रहा होगा हीट करंट ज्यादा हो जाएगी, बता। 9/2 टाइम्स। अब बता, क्लियर है? जी सर। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा, मैंने 2 बार यूज किया ना ये वाली चीज। अब दूसरी बात सुन, ये बता, जो हीट करंट होती है वो एक तरीके से Q/T भी तो होती है, बता। हीट करंट Q/T भी होती है, या कह ले T = Q/H भी हो गया। अब दूसरे वाले में तो क्या था, देख, Q की वैल्यू सेम थी। समझ में आ रहा है? बता, Q की वैल्यू सेम थी, और हीट करंट हमारी 9/2 टाइम्स हो गई थी। तो इसका मतलब टाइम कितना लगेगा, बता। 2/9 टाइम्स लगेगा। अब समझ में आ गया, बता पूरा। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नेक्स्ट, 65 क्वेश्चन। ये तो कुछ नहीं था, एक हॉट बॉडी को आप एटमॉस्फेयर में रख देते हो। तो तुमसे ग्राफ दिया था कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी वर्सेस टाइम, ये ग्राफ क्या होगा। तो अगर तुम्हें याद हो ना, तो कुछ ऐसा होता था कि जैसे हॉट बॉडी का मान लो इनिशियल टेम्परेचर θi है, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मान लो θ0 है। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो θi से θ0 तक जाता है, और वो एक्सपोनेंशियली जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हमने पढ़ा होगा, अगर तुम्हें याद हो। यस सर। हॉट बॉडी के टेम्परेचर θi से θ0 तक एक्सपोनेंशियली जाता है, तो कुछ ऐसे वेरी करता है, बस हो गया। ये फॉर एग्जांपल थीटा है, ये टी है, ऐसे वेरी करेगा। θi से θ0। टीएम याद आ गया? ठीक है ना, जी एक्सपोनेंशियल। सर। ये खेलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। तुम्हें दो गैसेस के मॉलिक्यूलर मास का रेशो दिया था, और T1 और T2 का रेशियो दिया था। और तुमसे प्रेशर सेम बोला था। तो तुम्हें डेंसिटी का रेशियो पूछा था, क्या होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है,
थोड़ा सा मेरे को लगता है नोट करने में हो सकता है मेरे को मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। T1 T2 का रेशियो ना देखे, हो सकता है P1 P2 का रेशियो दिया हो और टी सेम दिया हो। लेकिन बात देखिए, यहाँ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? जैसे मैंने T1 T2 का रेशियो दिया हुआ है, प्रेशर सेम माना है, हो सकता है P1 P2 का रेशियो दिया हो और टेम्परेचर सेम दिया हो। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, तुम्हें याद होगा, अगर डेंसिटी ऑफ गैस होती है ना, तो PM/RT होती है। नहीं होती? होता है, ये होता है ना डेंसिटी ऑफ गैस। अब क्या क्या चीज कॉमन है? प्रेशर कॉमन है और आर कॉमन है। तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू M/T हो गया बस। इसमें क्यों? इसका मतलब ρ1/ρ2 कितना हो जाएगा? ρ1/ρ2 हो जाएगा M1/M2 इंटू T2/T1। क्यों पीयूष? समझ में आ गया बेटा? यस सर। फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा, फॉर्मूले वगैरह नहीं होंगे तो फिर तो मुश्किल है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब चलते हैं 67। ये तुम्हें ना एक हीट इंजन दिया था, और उसका पीवी ग्राफ कुछ ऐसे दिया था। ABCD, ये V0, ये 2V0, P0, 2P0। और तुमसे ये पूछा था मोनोएटॉमिक गैस दे रखी थी, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्स, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्स इन वन साइकिल। ये पूछा था तुमसे। अब इसमें देखो क्या है, थोड़ा सा तुम्हें हीट इंजन का वो याद होना चाहिए क्या होता था। देखो, ये वर्किंग सब्सटेंस होता था ना, ये सोर्स होता था, ये सिंक होता है। यहां से Q1 हीट ली, वर्किंग सब्सटेंस ने तुम्हें कुछ वर्क दे दिया, और बाकी Q2 हीट वो सिंक में रिजेक्ट कर देता था, यही तो कुछ होता था। और वर्किंग सब्सटेंस हमारी गैस होती थी। अब ध्यान से देखना, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्स। तो इसका मतलब Q1 के बारे में पूछ रहा है, बता पीयूष, बता। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्स का मतलब Q1 के बारे में पूछ रहा है, ठीक। लेकिन अब मैं गैस को देखूं, अगर गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो गैस को तो तुम वही Q1 हीट दे रहे हो ना। ये बता, गैस में दैट Q1 हीट इज गिवन। TM समझ में आ रहा है बेटा? ये बता जो है, कि सोर्स से जो तुमने Q1 हीट एक्सट्रैक्ट की वही तो तुम गैस को दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, बताओ जो है। ठीक। और जब तुम किसी गैस को या वर्किंग सब्सटेंस को अगर हीट दे रहे हो, तो वो पॉजिटिव हीट लेते हैं। फिजिक्स में हम पॉजिटिव हीट लेते हैं। बताओ, फिजिक्स में जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो उसको हम पॉजिटिव हीट लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साइकिल में तुमसे पॉजिटिव हीट के बारे में पूछ रहा है। बस ये ध्यान रखना, इन दिस साइकिल टोटल Q पॉजिटिव, ये पूछ रहा है तुमसे क्वेश्चन में। और वैसे तो हमने क्लास में जब
पढ़ाया था तो पूरा किया था, लेकिन क्यू पॉजिटिव अगर देखोगे ना तो बेटा ये दो प्रोसेस में क्यू पॉजिटिव आएंगे अगर तुम देखोगे, ये वाले में ए बी और बी सी में पॉजिटिव आएंगी और सी डी और डी ए में निगेटिव आएंगी। तो इसका मतलब तुमसे एक तरीके से वो क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी पूछ रहा है। जी सर। क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी पूछ रहा है। वैसे तुम चाहो तो इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू ए बी सी भी लिख सकते हो, हाँ, ध्यान रखना बेटा, ये पूछ रहा है। और क्यू ए बी सी कितना होगा सुनो, क्यू ए बी सी होगा डब्ल्यू ए बी सी प्लस डेल्टा यू ए बी सी। बता क्लियर है? क्यू ए बी सी का मतलब डब्ल्यू ए बी सी प्लस डेल्टा यू ए बी सी। अब क्यू ए बी सी कितना होगा, डब्ल्यू ए बी सी कितना होगा, एरिया, उसके नीचे जो एरिया आएगा। अब ये बता इसके नीचे ये पूरा एरिया आएगा, बता। टीएम बता, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये इसके नीचे मेरे को एरिया चाहिए, तो ये बता ये पूरा एरिया आएगा कि नहीं आएगा, बता। जी सर। ये पूरा एरिया आएगा ना, अगर इन दोनों के बीच देखा है तो इसके नीचे पूरा एरिया आएगा। तो पूरा एरिया कितना हो गया, ये तो हो गया वी नॉट, और ये हो गया टू पी नॉट। तो मेरे ख्याल से टू पी नॉट वी नॉट आ गया, क्यों? ये आ गया टू पी नॉट वी नॉट। अब चलते हैं डेल्टा यू ए बी सी। तो तुम्हें याद होगा आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो स्टेट फंक्शन होती है, मतलब बीच के पाथ से उसको कोई मतलब नहीं होता, सीधे इनिशियल और फाइनल से मतलब होता है। तो एक तरीके से डेल्टा यू ए बी सी ये हो गया यू सी माइनस यू ए। बता समझ में आया? यस सर। या इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, ये हो जाएगा एन सी बी डेल्टा टी। सीधे सीधे ए और सी के बीच में देख सकते हो तुम। इसका मतलब एन, और मोनो एटॉमिक गैस दे रखी है वो आ गया 3/2 R, और डेल्टा टी ए सी का मतलब हो गया टी सी माइनस टी ए हो गया। उसके बाद एन आर टी सी, इसको हम लिख सकते हैं पी सी वी सी, और एन आर टी ए को हम लिख सकते हैं पी वी वी बी। तो ये फाइनली क्या हो गया, 3/2 पी सी वी सी माइनस पी ए वी ए। अब वैल्यू देख लो, पी सी वी सी कितना आ रहा है देख, पी सी वी सी आ रहा है 4 पी नॉट वी नॉट, और पी ए वी ए कितना आ रहा है, पी नॉट वी नॉट आ रहा है। तो ये बन गया देख 4 पी नॉट वी नॉट, और ये बन गया पी नॉट वी नॉट। तो यहां से तुम क्यू पॉजिटिव निकालो। 4.5 ये आ गया, 2 ये आ गया, 6.5 मेरे ख्याल से आ रहा आंसर। आंसर मेरे ख्याल से कुछ ऐसा आ रहा है ना, 6.5 पी नॉट वी नॉट। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। तुम्हें एक हीट इंजन का पीवी साइकिल दिया था, दूसरा तुमसे पूछा था कि उस साइकिल में सोर्स से तुमने कितनी हीट एक्सट्रैक्ट की। तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हीट इंजन का क्या डायग्राम बनता था। अब सोर्स से जो भी तुमने हीट एक्सट्रैक्ट की थी उसको हम Q1 बोलते थे वहां पे, और अल्टीमेटली वही वर्किंग सब्सटेंस लेता था जो हमारी गैस होती थी। और सिस्टम अगर कोई हीट लेता है तो उसको हम पॉजिटिव हीट कहते हैं। तो इसका मतलब पूरे साइकिल में तुमसे पॉजिटिव हीट पूछी हुई है। और ये मैं क्लास में कर चुका हूं, ये मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं कि ए बी और बी सी में इसमें पॉजिटिव हीट आएगी, और सी डी और डी ए में इसमें नेगेटिव हीट आएगी। तो एक तरीके से तुम्हें ए बी और बी सी के बीच में हीट निकालने की, हीट कितनी थी, या तुम चाहे तो सीधे सीधे क्यू ए बी सी भी निकाल सकते हो। और उसमें मैंने तुमसे कह दिया डब्ल्यू ए बी सी
और डेल्टा यू एबीसी हो गया। अच्छा, वर्क डन तो सीधे सीधे उसके नीचे का एरिया आ गया। और इंटरनल एनर्जी के लिए मैंने कंसेप्ट तुम्हें ये बताया कि वो स्टेट फंक्शन होती है, उसको पास से कोई मतलब नहीं होता, उसको तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है। तो सीधे तुम ए और सी के बीच में निकाल सकते हो, बस हो गया। ये था। कोई डाउट तो नहीं है पीयूष? नो डाउट। अब चलते हैं 68। ये क्वेश्चन भी मैंने थोड़ा क्लास में बताया हुआ, एक बार रिपीट कर देता हूँ, सुनो। इसमें ये सब इक्विलिब्रियम पे था सब कुछ, हाँ। इसमें एम मास की गैस भरी हुई थी, और इसका ओरिजिनल प्रेशर पी नॉट था, वॉल्यूम वी नॉट था, और इस पिस्टन का मास एम था और एरिया ए था। सब कुछ इक्विलिब्रियम पे था सर। मतलब सब रेस्ट पे था, एवरीथिंग ठीक है। अब हाँ, साथ में एक आता कि सिस्टम इज आइसोलेटेड। सिस्टम इज आइसोलेटेड। अच्छा, जब तुमसे ना सिस्टम इज आइसोलेटेड वर्ड बोला हो, तो तुम मान के चलो इसका मतलब Q इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब ये एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहा है। ये हम समझ में आया? जी सर। अच्छा, थोड़ा सा और समझा देता हूँ। ये इक्विलिब्रियम कह रहा है, वैसे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बता कि यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू ए इतना फोर्स लगा होगा, और एक mg नीचे आया होगा, और यहां से पी नॉट इंटू ए ये फोर्स ऊपर लगा होगा। बता, क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम तब रहा होगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू ए प्लस mg ये पी नॉट ए के इक्वल होगा। क्यों? तो इसका मतलब गैस का जो प्रेशर रहा होगा पी नॉट, वो रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस mg/a। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। बता, ये चल रहा होगा। बता, क्लियर है कि नहीं है? जी सर। ठीक। अब तुमसे कहता है कि पिस्टन को स्लाइटली तुम डिस्प्लेस कर देते हो। थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया मान लो, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। तो तुम्हें उसको एसएचएम प्रूव करना था, और फिर उसका टाइम पीरियड निकालना था। क्वेश्चन समझ में आ गया कि पिस्टन को तुमने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, तो उसको एसएचएम प्रूव करना है, और उसका तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है। तो अब देखो, अगर मैंने इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया मान लो, तो एक तरीके से मैंने कितना वॉल्यूम में चेंज किया, जरा बताओ। ए इंटू एक्स किया है ना? नहीं होता, ए इंटू एक्स इतना चेंज किया है। और अगर मैं वॉल्यूम को कम कर रहा हूं, तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा, लग ही रहा होगा। और जितना भी एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, एक्स्ट्रा जो प्रेशर आएगा डीपी इंटू जब एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स बन जाएगा। पता? टीएम समझ में आया? कि अगर मैंने जी सर। थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस किया, ठीक है, थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस किया, तो जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर आया होगा उसको जब एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स बन जाएगा। ठीक। अब क्या होगा देखो, एडियाबेटिक में तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें बताया था कि डीपी अपॉन डीवी ये माइनस गामा टाइम्स पी अपॉन वी होता है। पी का मतलब जो उस समय प्रेशर है, वी का मतलब जो उसमें वॉल्यूम था। ठीक। तो इसका मतलब डीपी कितना हो गया बता, जो है डीपी की वैल्यू हो गई माइनस गामा टाइम्स
उसमें प्रेशर पी नॉट था, उसमें वॉल्यूम वी नॉट था, और डीवी तुमने ए इंटू एक्स किया। बता, ये कैलकुलेशन समझ में आई? जी सर। तो इस डीपी को मैं यहां पे रख देता हूं, बस हो गया। नहीं है, इस डीपी को यहां पे रख देता हूं, तो रेस्टोरिंग फोर्स कितना आ गया बता जो है। रेस्टोरिंग फोर्स आ गया, डीपी की वैल्यू ये रख दी, तो माइनस गामा टाइम्स पी नॉट अपॉन वी नॉट ए स्क्वायर इंटू एक्स आ गई, बता। जी सर। और जरा देखना ये माइनस के एक्स टाइप का है कि नहीं है। रेस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स टाइप का आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता जो है। ये हो गया। तो जी इसका सर। मतलब एस एच एम हो गया प्रूफ, बस। और एक बार एस एच एम प्रूफ हो गया तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा फिर? 2 पाई रूट एम बाई के हो जाएगा। क्यों? ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक आध चीज और बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो निगेटिव साइन आ रहा है ना बेटा यहाँ पे, ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल दी होती, सपोज करो मान लो क्वेश्चन में आइसोथर्मल दी होती, तो केवल एक जगह पे चेंज आता। आइसोथर्मल में डीपी अपॉन डीवी की जो वैल्यू होती है वो माइनस पी बाई वी होती है। मतलब गामा उसमें हट जाता, फिर क्यों गामा हट जाता, केवल ये चेंज आता और कुछ नहीं होता। और मैंने तुमसे कहा कि इनिशियली पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था, तो इसका मतलब पिस्टन पे जो टोटल नीचे को फोर्स था उतना ही फोर्स फिर ऊपर को आएगा। ठीक, एक वो बता दिया होने को, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। और एक लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि जब तुमने उसका वॉल्यूम डिक्रीज किया तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, और अंदर जितना भी प्रेशर बढ़ेगा उसको जब तुम एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो रेस्टोरिंग फोर्स बनेगा। ये था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 69। उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस बता दे रहा हूँ क्या था जो है। अलग अलग 3 रॉड थी, हाँ ध्यान रखना बेटा। ये 100 डिग्री सेल्सियस था, ये 0 डिग्री सेल्सियस था। ये पहले आ चुका है ना इस टाइप का क्वेश्चन, तुम्हें याद होगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस था। ये कॉपर है, कॉपर, ब्रास और स्टील। और तुम्हें इसकी लेंथ दे रखी है 46 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ऑल। और इसके जो के की वैल्यू दे रखी थी वो 0.92 दे रखी थी, लेकिन वो भी सीजीएस सिस्टम में। उसी टाइप से इसका 13 सेंटीमीटर और 0.26 ऐसा यूनिट में हुई, सीजीएस सॉरी। और इसका 12 सेंटीमीटर लेंथ और 0.12 सीजीएस में ये दिया था। तो तुम्हें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कॉपर निकालना था। तो सुनो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसका मतलब हीट करंट पूछ रहा है ना। नहीं बता, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब हीट करंट पूछ रहा है, क्यों? और मैंने उसमें बताया था कि मान लो ये H1 है, ये H2 है, और ये S3 ले लेता हूं मैं, और यहाँ पे मान लो टेम्परेचर थीटा ले लेता हूँ।
सबसे पहले तो हम H1 इक्वल टू H2 प्लस H3 करेंगे, क्यों पीयूष बता। यस सर। अच्छा, फाइनल में तुम्हें H1 निकालना है, फिर ध्यान रखना आंसर तुम्हें H1 निकालना है फिर लास्ट में। अब H का मतलब होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस होता है L अपॉन के ए, क्यों ये हो गया। तो इसका मतलब H हो गया टेम्परेचर डिफरेंस के ए अपॉन एल। टीएम समझ में आया, टेम्परेचर डिफरेंस के ए अपॉन जी एल। सर। अब वैल्यू रखते जा बस। H1 के लिए कितना लिखूंगा देख, 100 माइनस थीटा, ये तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। के की वैल्यू 0.92 ले ले, एरिया तो कैंसिल ही हो जाएगा, रहने दे उसको, ठीक है। अपॉन लेंथ को लिख ले 0.46। H2 के लिए क्या हो गया, थीटा माइनस 0 अपॉन, सॉरी इंटू, उसकी जगह 0.26 लग लिया, क्यों अपॉन 13 प्लस थीटा माइनस 0.12 अपॉन 12। तो यहां से थीटा निकल जाएगा। समझ में आया टीएम। जी सर। पहले भी किया था ना। अच्छा, मैंने अभी इस इक्वेशन में यूनिट चेंज नहीं की, जो सीजीएस में था जो भी था एज इट इज रहने दिया, क्यों कैंसिल होना है वो तो। जैसे ना एरिया भी कैंसिल होना है, सब कुछ कैंसिल होना है, क्यों। लेकिन अब जब मैं H1 निकालूंगा सिर्फ, अब ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें जो है, H1 को प्रॉपर तुम यूनिट्स कन्वर्ट कन्वर्ट करके निकलोगे। टेम्परेचर डिफरेंस के ए अपॉन लेंथ, ये पूरा अब प्रॉपर यूनिट्स के साथ रखोगे बेटा, फिर ये ध्यान रखना। जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस थीटा हो जाएगा। उसी टाइप से तुम के को भी एसआई यूनिट में लिखना, फिर ए को भी एसआई यूनिट में लिखना। एक ही यूनिट चलाओ ना, बेटर है, क्यों। और लेंथ को भी एसआई यूनिट लिख लो। मुझे तो एसआई यूनिट सबसे बढ़िया लगती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। बता ठीक है कि नहीं है। जी सर, क्लियर। ये कर ले बस, हो गया। ठीक, तो ऐसा करना। वैसे एक चेक और कर लेना, इसमें सभी कुछ ना सीजीएस में दिया हुआ है। देखना सारी चीजें सीजीएस में दी हैं। तो तू चाहे तो के ए अपॉन एल वो उसको सीजीएस में भी रख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों। सारी चीजें सीजीएस में दे रखी है ना ऑलरेडी जो है, ये है। लेकिन वो हीट करंट में फिर वो हो जाएगा ना, तेरे को उधर जूल होता है तो उधर अर्ग, तो बेटर ये है ऐसा ही कर ले जो है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सबको एसआई में कन्वर्ट कर लेगा, तो फिर तेरा आंसर फिर किस में आ जाएगा, जूल पर सेकंड में आ जाएगा। फिर ये आंसर जो आएगा वो जूल पर सेकंड में आएगा। पीयूष, समझ में आ रही बात बेटा, नहीं आ रही बेटा, बता। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। हाँ। अब चलते हैं 70। इसमें ना एक चैम्बर था ऐसे, और इसका टेम्परेचर 300 केल्विन था, और इसमें एक स्पेरिकल बॉडी थी, हाँ ये थी, और यहां से लाइट गिर रही थी, और इसकी इंटेंसिटी दे रखी थी 912 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो तुमसे कहता है, और ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी दे रखी थी। तो तुमसे कहता है कि इसका स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कितना होगा, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कितना होगा। लेट टी नॉट कह देता हूं मैं। अब ये बता कि इसमें स्टेडी स्टेट में
नेट इंसिडेंट पर सेकेंड इक्वल टू नेट रेडिएशन। पर सेकेंड होना चाहिए, बता। बता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टेडी स्टेट टेम्परेचर में नेट इंसिडेंट पर सेकंड और नेट रेडिएशन पर सेकंड इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बता जो है। और पर सेकंड अगर कोई चीज होती है तो एक तरीके से वो पावर टाइप की चीज होती है, क्यों? नहीं बता, अगर वो पर सेकंड कुछ चीज पूछ रहा है तो वो एक तरीके से पावर टाइप की चीज हो गई। ठीक। अब सुन, इंटेंसिटी को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो एक तरीके से पावर बन जाएगी ना। पता, इंटेंसिटी को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पावर बन जाएगी। लेकिन एरिया तुम्हें ये प्रोजेक्टेड एरिया लेना पड़ेगा, ये वाला एरिया। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर लेना पड़ेगा। समझ गए ना, ये लेना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। तो नेट इंसिडेंट पर सेकंड कितना हो गया देख, इंटेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर। अब नेट रेडिएशन पर सेकंड कितना हुआ, ई आर सिग्मा टी नॉट की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4। और लेकिन इसके लिए जो सरफेस एरिया लोगे वो 4 पाई आर स्क्वायर लोगे। टीएम बता समझ में आया ये? इसके लिए पूरा एरिया लोगे, रेडिएशन जी सर। चारों तरफ से हो रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया, बस हो गया। ये इक्वेशन बनेगी अल्टीमेटली। आर स्क्वायर तो खैर कैंसिल ही हो गया, पाई आर स्क्वायर पूरा ही कैंसिल हो गया ना, अगर देखो तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ से ई आर तुम्हें 1 लेना पड़ेगा क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी दे रखी है ना। तो यहाँ से तुम टी नॉट निकालो। समझ में आया या नहीं आया बेटा, पता जो है कि स्टेडी स्टेट में जो उस पर नेट इंसिडेंट होगा पर सेकेंड, वो नेट रेडिएशन पर सेकेंड होगा। इंसिडेंट में क्या करोगे, जो इंटेंसिटी उस पर गिर रही है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन वो प्रोजेक्टेड एरिया होगा। और नेट रेडिएशन पर सेकेंड में क्या होगा, टी नॉट की पावर 4 से तो रेडिएशन हो रहा है और 300 की पावर 4 से वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो इसका मतलब टी नॉट की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4, ये लगाना पड़ेगा। और लेकिन जो रेडिएशन होगा वो पूरे एरिया से होगा, 4 पाई आर स्क्वायर पूरे एरिया से होगा, बस ये ध्यान रखना है। तो ये मिस्टेक मत करना। ठीक है। चल अब आज इतना ही करते हैं, 10 ही क्वेश्चन करते हैं ना, थोड़े लंबे क्वेश्चन थे आज, छोटे नहीं थे, जी। लंबे क्वेश्चन थे। चल फिर बाकी नेक्स्ट पे करते हैं। ओके, बाय एंड थैंक यू। थैंक यू।